नमस्कार। आज हम दुबई की बड़ी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। मतलब, ये सोचना भी अजीब है कि कैसे रेगिस्तान का एक शहर जिसके पास अपनी सोने की कोई खदान तक नहीं है, वो दुनिया का सोने का शहर या सिटी ऑफ गोल्ड बन गया। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल होती है, अनिश्चितता का माहौल होता है, तो निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स सेफ जगहों की तलाश करते हैं, है ना? और पारंपरिक तौर पर सोना हमेशा से ही सबसे पसंदीदा सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित पनाहगाह रहा है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ना कुछ अजीब हो रहा है। देखिए, दुनिया में इतना तनाव है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसे में सोने की कीमतें बढ़नी चाहिए, सही कहा ना? पर हो इसका उल्टा रहा है, कीमतें गिर रही हैं। अब ये एक बहुत बड़ी पहेली है, और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें गोल्ड मार्केट के उन कोनों में देखना होगा जहां शायद पुराने नियम कायदे लागू ही नहीं होते। और यकीन मानिए, इसकी सबसे बड़ी चाबी दुबई के पास है। पहला कारण जो बताया जाता है वो है अमेरिकी बॉन्ड्स का मजबूत होना। अब देखिए, सोने के उलट बॉन्ड्स पर आपको ब्याज मिलता है, तो जब बॉन्ड्स पर रिटर्न बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स सोने को छोड़कर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दूसरा कारण थोड़ा टेक्निकल है। होता क्या है कि जब शेयर बाजार बहुत तेजी से गिरता है तो कई निवेशकों को मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं। मतलब, अपने नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें फौरन कैश चाहिए होता है, और सोना एक ऐसी चीज है जिसे वो आसानी से बेच सकते हैं। तो इस बिकवाली के दबाव से भी कीमतें नीचे आ जाती हैं। तो ये तो हो गए दो किताबी कारण, लेकिन सोने की दुनिया का एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो मार्केट के सारे समीकरण बदल रहा है, और वो है दुबई। इसकी कहानी समझे बिना हम आज सोने की कीमतों की इस पहेली को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते। तो सवाल यही है कि दुबई, जो खुद सोना नहीं निकालता, वो सोने के ट्रेड का इतना बड़ा सेंटर बना तो बना कैसे? इस सवाल का जवाब दुबई के इतिहास और उसकी बहुत दूर की सोच वाली नीतियों में छिपा है। अगर हम 1900 के दशक की शुरुआत में झांकें तो दुबई सिर्फ एक छोटी सी बस्ती थी। वहां लोग मोती निकालने और मछली पकड़ने का काम करते थे। और आज ये दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक है। ये जो बदलाव है ना, वाकई हैरान करने वाला है। इस कमाल के बदलाव की नींव असल में दो चीजों पर रखी गई थी। पहला, दुबई की लोकेशन। ये भारत, अफ्रीका और यूरोप के ट्रेड रूट्स के ठीक बीच में पड़ता है। और दूसरा, वहां के शासक परिवार की एक जबरदस्त नीति, जिसने दुबई को एक टैक्स फ्री पोर्ट बना दिया, जिससे व्यापारी अपने आप खिंचे चले आए। इन्हीं नियमों के ऊपर दुबई ने तीन बड़े बाहरी मौकों का इतनी समझदारी से फायदा उठाया कि उसने अपना पूरा सोने का साम्राज्य ही खड़ा कर दिया। चलिए, इन तीन कदमों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला मौका आया भारत की तरफ से। हुआ ये कि 1940 के दशक में भारत सरकार ने सोने के इंपोर्ट पर बड़े सख्त नियम लगा दिए। अब नतीजा, भारत के अंदर सोने के दाम आसमान छूने लगे। दुबई के जो व्यापारी थे, उनकी नज़र बहुत तेज थी। उन्होंने इस मौके को फौरन पकड़ लिया और भारत में सोने की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना डाला। ये व्यापार कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। साल 1968 में सिर्फ एक साल में दुबई ने 56 मिलियन पाउंड का सोना इंपोर्ट किया, जिसमें से ज्यादातर भारत ही भेजा गया था। दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1960 के दशक में दुबई में तेल मिल गया। तेल से जो पैसा आया, उससे शहर ने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। बड़े बड़े पोर्ट्स, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और व्यापार के लिए चौड़ी खाड़ी। इससे दुबई ग्लोबल ट्रेड के लिए और भी आसान और अट्रैक्टिव बन गया। और तीसरा मौका एक त्रासदी से पैदा हुआ। जब लेबनान में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर छिड़ा, तो वहां के बैंकर और सोने के व्यापारी एक सुरक्षित जगह की तलाश में दुबई आ गए। वो अपने साथ सिर्फ पैसा ही नहीं लाए, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट की गहरी समझ और एक्सपर्टीज भी लेकर आए, जिसने दुबई को रातों रात एक मैच्योर फाइनेंशियल हब बना दिया। आज के दौर में दुबई ने अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। 2002 में डीएमसीसी बनाया गया, जो कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए एक स्पेशल फ्री जोन है। फिर डीजीसीएक्स एक्सचेंज शुरू हुआ। इन कदमों ने दुबई के गोल्ड मार्केट को एक फॉर्मल और भरोसेमंद शक्ल दी। लेकिन आज भी दुबई का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी टैक्स पॉलिसी ही है। सोचिए, जहां यूरोप के कई देशों में सोने पर 15 से 20% तक का टैक्स लगता है, वहीं दुबई में सिर्फ 5% वैट है, और वो भी टूरिस्ट्स को वापस मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। हालांकि इस सारी चमक दमक के पीछे एक स्याह पहलू भी है।
एक डार्क साइड है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दुबई का सोने का व्यापार हमेशा से विवादों में भी रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो अफ्रीका के कुल सोने के प्रोडक्शन का लगभग 40% हिस्सा यानी स्मगलिंग के जरिए महाद्वीप से बाहर चला जाता है, और इस बिना हिसाब वाले सोने का एक बहुत बड़ा खरीदार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई रहा है। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो सिर्फ 2022 में जो सोना तस्करी हुआ ना, उसकी कीमत थी करीब करीब $31 बिलियन। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी, कितनी चौंकाने वाली रकम है। इन सब विवादों के बावजूद दुबई रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भविष्य के लिए उसके प्लान्स और भी बड़े हैं। खबरें तो ये भी हैं कि दुबई जल्द ही 800 मीटर लंबी एक सड़क बनाने की योजना बना रहा है, जिसके दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ सोने के रिटेलर्स होंगे। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहेली पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। दुबई की कहानी हमें ये बताती है कि सोने का बाजार अब सिर्फ न्यूयॉर्क और लंदन के हिसाब से नहीं चलता। एक तरफ दुबई खुद को सोने के लिए सबसे सेफ जगह बनाना चाहता है, तो दूसरी तरफ इसका विशाल और अनरेगुलेटेड व्यापार सोने के सेफ हेवन वाले किरदार पर ही सवाल खड़े करता है। तो क्या आने वाले वक्त में सोना एक सुरक्षित निवेश बना रहेगा? इसका जवाब शायद अब सिर्फ दुनिया के तनाव पर नहीं, बल्कि दुबई जैसे शहरों की भूमिका पर भी निर्भर करेगा।